आज हम जिसके बारे में पढ़ने जाएंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी। कल की वीडियो के लिए जब मैंने जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, आई नो उस वीडियो के अंदर थोड़े बहुत क्वालिटी में कुछ बहुत डिफेक्ट्स थे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आज की वीडियो में आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट हमारी क्वालिटी भी अच्छी रहे एंड सेकेंडली वट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वो तुम्हें समझ भी आ जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखा है देन टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या चीज़ें हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज द एनर्जी possessed by an object due to the virtue of its position wherever the object is situated। उस पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल एनर्जी। या फिर यू कैन सिंपली से ऐसी मैकेनिकल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी नहीं है, दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। बट हाउ डू वी एक्चुअली ट्राई टू एक्सप्रेस दिस पोटेंशियल एनर्जी, और हाउ डू वी ट्राई टू इमेजिन दिस पोटेंशियल एनर्जी? So we'll take some examples here which will help you to understand this potential energy concept very better. पहला एग्जांपल लेके देखते हैं। Suppose you are taking a spring. Now you know how a spring is like. It is this way. Now the spring is at rest. What you do is you stretch the spring. Now the spring will be stretched. Okay. Still it is in rest. Now you leave the spring. Now what will happen after leaving the spring? It will initially it was at rest and it was like ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड था। फिर तुमने क्या क्या ऐसे स्ट्रेच किया, और जैसे ही तुम उस स्प्रिंग को छोड़ देते हो वो अचानक से या फिर इमीडिएटली वो अपनी वापस से पोजीशन पे आ जाएगी। यानी कि तुमने इस पे कुछ वर्क किया, तो स्ट्रेच किया यानी कि यू हैव अप्लाइड सम वर्क, या फिर तुमने स्प्रिंग के ऊपर कुछ वर्क किया, और जैसे ही तुमने देखा कि जब तुमने इसे छोड़ा तो तुमने देखा कि स्प्रिंग जो है वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई एकदम से। यानी कि स्प्रिंग ने खुद ने भी अभी एक वर्क किया है और ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ चुकी है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जहां पर तुम देख सकते हो कि स्प्रिंग ने किस टाइप से वर्क किया है। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। सपोजिटली हम लोग सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एक टॉय कार का, विंडिंग अ टॉय कार और वाइंडिंग अ टॉय कार। एक टॉय कार जिसके अंदर हम चाबी भरते हैं, इट इज एट रेस्ट। जब वो रेस्ट पे होती है तब हम उसमें चाबी भरते हैं। व्हाट हैपन्स जब हम लोग उसमें चाबी भर के उसे फ्री छोड़ देते हैं? इट स्टार्ट्स मूविंग। तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया, टॉय कार को वाइंड किया, यानी कि हमने उस पर वर्क डन किया है। वर्क करते ही क्या हुआ, टॉय कार मूव्स, टॉय कार मूव करने लग गई। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। सो इफ द टॉय कार इज मूविंग, इसका मतलब टॉय कार डज वर्क। तो यानी कि एक टॉय कार जो कि इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे थी, हमने उसे वाइंड किया यानी कि इसके अंदर चाबी भरी। तो हम लोग जब उसे चाबी भर रहे हैं तो वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क ऑन द टॉय कार। तो जैसे ही हमने उसके ऊपर चाबी भरी तो टॉय कार जो है वो चलने लग गई। और हम लोगों ने कल ही ये पढ़ा है कि कोई भी मूविंग चीज़ जो है वो वर्क कर सकती है। सो बिकॉज टॉय कार चलने लग गई तो टॉय कार ने वर्क किया है। अब यहाँ पर भी टॉय कार रेस्ट पे थी और उसके बाद वो अपने आप से चलने लग गई। हमने उसे कोई धक्का तो मारा नहीं, वो अपने आप ही चली। हमने उसे रेस्ट पे ही कुछ ऐसा किया कि वो चलने लग गई। यानी कि वी हैड डन सम वर्क और वो वर्क उस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस टॉय कार के अंदर चली गई। कल की वीडियो में क्या हो रहा था, कल की वीडियो में काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही थी, जहां पर एक ऑब्जेक्ट चल रहा था और उसने चलते चलते दूसरे ऑब्जेक्ट पर वर्क किया तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी चलने लग गया। तो इट वॉज अ मोशन,
और मोशन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुई थी, बट यहाँ पर रेस्ट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और उस विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन उस टॉय कार ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। सो रेस्ट पे जब एनर्जी ट्रांसफर हुई, सो दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। द थर्ड एग्जांपल व्हिच विल बी टेकिंग इज ऑफ बॉल। द बॉल इज राइट नाउ ऑन द ग्राउंड। अब तुमने इस बॉल को थोड़ा सा सर्टेन हवा में उठा लिया, तो तुमने इसे, अब देखो बॉल जब ग्राउंड पे थी तो लगातार इस पे नीचे एक mg फोर्स लग रहा था जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स था, बट तुमने क्या किया, इसको उस फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर उठाया। तो व्हेन यू आर पिकिंग इट अप, फोर्स तो नीचे लग रहा था उस बॉल पे, तो यू वर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क। फिजिक्स की टर्म्स में क्या होता है, जब भी तुम किसी पर्टिकुलर फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हो और उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर लेते हो, देन यू आर डूइंग अ वर्क। तो तुमने इस बॉल पर वर्क किया एंड वर्क करके ये ऊपर उठ गई टू अ सर्टेन हाइट। नाउ यू लीव इट, व्हाट विल हैपन, द बॉल विल स्टार्ट मूविंग। तो अब क्या हुआ, बॉल जो है वो क्या करने लगी, मूव करने लग गई। सो दैट इज वे यू आर डूइंग द वर्क। तो वर्क करने में, वर्क यहाँ पर तुमने किया पहले उस बॉल पे, और फिर उसके बाद उस बॉल ने अपना वर्क दिखाया बाय मूविंग डाउन इमीडिएटली ग्रेविटी के फेवर में। तो यहाँ पर भी तुमने इस बॉल में कुछ एनर्जी ट्रांसफर की थी विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, और उस एनर्जी को बॉल ने एक्सेप्ट कर ली, और जब तुमने उस बॉल को फ्री छोड़ा तो बॉल स्टार्टेड मूविंग, यानी कि बॉल ने अपना वर्क करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हमने कुछ एनर्जी ट्रांसफर की और उसने वो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी। Okay, so now you have understood the basic concept of what is the meaning of potential energy। तो हम लोग अब इसको एक बार थोड़ा सा रैप अप करके देखते हैं कि what actually is the potential energy। तो as I was telling you with दो simple examples, एक हम बॉल लेके देखते हैं, ठीक है ना। इस बॉल का ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि इट इज़ द बेस्ट वन टू एक्सप्लेन या फिर टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास एक बॉल है। नाउ वी हैव टेकन इट अप टू अ सर्टेन हाइट। जब तक वो ऊपर रुकी हुई है तो उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही तुम उसे छोड़ दोगे इट विल स्टार्ट मूविंग, मूव करेगी यानी कि कुछ वर्क करेगी, एंड मूविंग के टाइम पे जो उसकी एनर्जी रिलीज हो रही होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जब वो रुकी हुई थी तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन अब जब वो चल रही है या फिर जब वो मूव कर रही है, सो वी हैव द काइनेटिक एनर्जी। सो दीज आर द टू थिंग्स विच यू शुड नो कि पहले कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी और जब वो मूव करी उसके बाद वी हैड द काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग यहीं से इसमें थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डू वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जब हम लोग इस बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जा रहे थे तो हम लोग कुछ वर्क कर रहे थे, हम कुछ वर्क कर रहे थे, वर्क वॉज डन बाय अस। और हम किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, अगेंस्ट द ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी फोर्स। अब ये जो था द वर्क विच वी वर डूइंग टू लिफ्ट दिस बॉल, इस बॉल को जमीन पे से ऊपर उठाने के लिए जो हम लोग वर्क कर रहे थे, जो कि इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोगों ने पूरी ऊपर उठाई है। नाउ दैट इज व्हाट वी कॉल एज द, व्हाट डू वी कॉल इट एज, ये एनर्जी जो इसके अंदर आई है, पोटेंशियल एनर्जी तो है बट बिकॉज ग्रेविटी के अगेंस्ट में चल रहा था सो वी कॉल इट एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। You need to understand this term, it is very very important। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि इस बॉल के अंदर आएगी जब हम इस बॉल को या फिर जब हम इस बॉल पे वर्क करके इसे ऊपर उठाएंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इस बॉल के अंदर होगी जब ये टॉप पे होगी, जब ये ऊपर आके हमने इसे हाथ में पकड़ा हुआ होगा तो इस बॉल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा क्या एम है कि हमें इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के देखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन वन एनर्जी ओनली, और एनर्जी और वर्क तो एक ही चीज होती है। तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पहले देख लो,
सपोजिटली हमने इस बॉल को ग्राउंड से उठाया एक हाइट h तक, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया h मल्टीप्लाई बाय फोर्स कितना होगा। सो फोर्स जनरली तो क्या होता है ma होता है, बट यहाँ पर a की जगह विल बी यूजिंग g, जो कि हम लोग ग्रेविटी में हमेशा यूज करते हैं। एक्सेलरेशन की जगह भी यूज g, तो यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स की जगह वी विल बी यूजिंग mg। तो इससे हमारे पास जो फॉर्मूला डेराइव होता है दैट इज mgh। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से वही बात है, ये वर्क जैसा ही है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट विल बी जूल्स ओनली। काइनेटिक एनर्जी का भी जूल्स था और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल्स ही है। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जस्ट लाइक तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तुम फिजिक्स में पढ़ सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो व्हाट डज इट से? तो आई राइट इट हियर, law of conservation of energy. What does this law talk about? Law of conservation of energy. केमिस्ट्री में जो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, व्हाट वाज इट टेलिंग? इट वाज सेइंग दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। सपोजिटली यू हैव द रिएक्टेंट्स का मास, वो दो जुड़ के प्रोडक्ट बना देते हैं, मास सेम ही रहेगा इस साइड और उस साइड, ना ही कोई क्रिएट हुआ ना ही कोई डिस्ट्रॉय हुआ। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो सिमिलर। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। तुम कहीं से भी एनर्जी यूनिवर्स में क्रिएट नहीं कर सकते। देयर इज नो सोर्स इन यूनिवर्स वेयर यू कैन जनरेट द एनर्जी। एनर्जी जो यूनिवर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है उतनी ही रहेगी, अदरवाइज इट विल बी अगेंस्ट द लॉज ऑफ यूनिवर्स। तो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड from one form to the other। what does it mean? हमें अभी मैंने एक स्लाइड में पूरा एक्सप्लेन किया था, बट आई विल बी ड्राइंग इट अगेन। ये हमारे पास एक बॉल है, इसको हम लोगों ने एक हाइट h तक उठाया, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इसको हाइट h पे उठाया तो इसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज इन फैक्ट द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यू लीव द बॉल। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू लीव द बॉल एंड लेट इट डू फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का क्या मतलब होता है? ग्रेविटी के अंदर पड़ता फ्री फॉल मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि एक हाइट पे है उसको ऐसे ही छोड़ दो, बट उस ऑब्जेक्ट को केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर छोड़ दो। बीच में कोई एयर नहीं होना चाहिए जो अपना रेजिस्टेंस लगाए, या फिर कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए जो कि उसे रोक रही हो, या फिर कोई ऊपर से उसे नहीं खींच रहा हो। तो फ्री फॉल इज जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो नीचे ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी कि तुम एटमॉस्फेयर में से हवा गायब कर दो और फिर किसी बॉल को नीचे गिराओ, देन इट विल बी अ फ्री फॉल, क्योंकि उस केस में कोई हवा का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है और वो बॉल स्ट्रेट अवे नीचे गिरेगी ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। तो यहाँ पर यही केस यहाँ लगा के देखो, सपोज देयर इज नो एयर, नाउ व्हाट विल हैपन, यू लीव द बॉल, नाउ आई एम राइटिंग इट अगेन, लीव द बॉल इन द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। तो होगा क्या, बॉल को छोड़ते ही बॉल विल स्टार्ट मूविंग। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जो कि किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो उसकी वजह से ये बॉल मूव करने लग जाएगी एंड व्हेन द बॉल मूव्स it has a kinetic energy equal to half of mv square. The v will be the velocity of the ball with which it will be moving at the very end point. Final velocity को ही तो v लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो जब बॉल रुकी हुई थी तब उसके पास थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे ही तुमने उसे छोड़ दिया कि जा तुझे जो करना है तू कर, तो वो मूव करने लग जाएगी और जब वो मूव करेगी all the potential energy will be converted into kinetic energy. So this is what is the law of conservation of energy, and other terms में लिखना चाहे so we can say that the kinetic energy plus the potential energy, in fact सारी energies मिला लो, is always equal to constant.
नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो हाफ ऑफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो mgh, इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बाकी एनर्जीज के साथ तो यू कैन नॉट डू इनजस्टिस, बाकी एनर्जीज को भी इंक्लूड करना होगा। तो दैट इज आई एम सेइंग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और सारी ही दूसरी एनर्जीज विच हैव बीन देयर इन द यूनिवर्स, सबका सम करो, इट विल बी अ कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये चीज लग गई। चलो एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे कि इसी का ही हम लोग एग्जांपल लेके देखेंगे। तुमने किसी चीज पे फोर्स लगाया और वो चीज मूव करने लग गई, सपोज ये ऑब्जेक्ट ही मूव करने लग गया। अब इसके रास्ते में एक और चीज आई, अब वो भी मूव करने लग गई, इसको देख के इससे इसने धक्का खाया और ये मूव करने लग गई। बट सपोजिटली अगर ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और इसने जब इसे धक्का मारा, सपोज ये तो ऐसा हो गया कि तुमने फुटबॉल को किक मारा, फुटबॉल आगे आगे रोल की, तो हम लोग एक फुटबॉल और एक क्रिकेट बॉल बना लेते हैं। ये फुटबॉल आगे रोल कर रही थी विद वेलोसिटी सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने लिख दिया है। इसने क्रिकेट बॉल को धक्का मारा, अब क्रिकेट बॉल मूव करना चालू कर देगी। पर क्रिकेट बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से मूव नहीं करेगी, कम से मूव करेगी, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके आगे तुमने एक छोटी और बॉल रखी हुई थी, सपोज टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल जब मूव करेगी, जब इसे धक्का मारेगी, तो ये क्या पता 5 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करेगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास जो एनर्जी थी लेट इट बी E1, इसके और मूव करी थी जो काइनेटिक एनर्जी थी, इसके पास जब जो मूव करते हुए एनर्जी होगी दैट विल बी KE2, और इसके पास जो मूव करते हुए एनर्जी होगी दैट विल बी KE3। तो वी कैन से कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इस फुटबॉल के पास थी, थोड़ी एनर्जी लूज हो गई, फिर बची जो इसके पास आ गई, और उसके बाद जो बची वो आ गई इसके पास। तो एनर्जी यहाँ पर कम होती जा रही है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि यहाँ जितनी एनर्जी उतनी ही यहाँ होनी चाहिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं, हमने तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया। देन वेयर डिड द रिमेनिंग एनर्जी गो? तो रिमेनिंग एनर्जी यहाँ से निकल गई। जब इसे ऐसे टक्कर मारी तो क्या पता हीट प्रोड्यूस हुई होगी, तो उस हीट में हीट एनर्जी निकल गई। क्या पता कोई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, तो वो भी निकल गई होगी। तो यहाँ से भी एनर्जी निकली, यहाँ से भी एनर्जी निकली, तो वो एनर्जी निकल के कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में चली गई। तो एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक से हीट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। व्हेन यू टेक दिस KE1, तो KE1 विल बी इक्वल टू ये और ये मिला दो, KE2 प्लस हीट एनर्जी, यानी कि एनर्जी तो कांस्टेंट ही है, इधर बस थोड़ी सी बाहर निकल गई, बट इसको और इसको जोड़ दोगे तो इसके बराबर आ जाएगी। सो दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पर ही हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग पढ़ते हैं एक लास्ट टॉपिक, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, एंड उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट इज पावर। व्हाट डू यू मीन बाय पावर? उसका प्रोनाउंसिएशन तो पावर है, बट द इंडियन एक्सेंट अलाउज अस टू से ओनली पावर। सो इट्स पावर और व्हाट वी कॉल एज पावर। ओके, तो पावर के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज इट। तो पावर एक्चुअली क्या होती है? व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्क विच यू आर डूइंग। अब वर्क और एनर्जी तो एक ही चीज़ है। हम लोगों ने बोला कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है, तो यानी कि उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा है, और जिसके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क कम है, तो उसके अंदर एनर्जी भी कम है। तो दैट वाज व्हाट वी आर कॉलिंग एज द वर्क डन एंड एनर्जी डन, or the energy which one was having. But what is power? When you divide work upon time, that is what you call as a power. So it is simply the rate of doing work. Rate मतलब कि तेजी, और you call it as speed. कितनी स्पीड से आप कोई काम कर रहे हो। सपोज एक पावरफुल इंसान है, पावरफुल का मतलब ये है कि उसके अंदर पावर ज़्यादा है कंपेयर टू अ वीक पर्सन। तो वो पावरफुल इंसान एक गिवन वर्क को क्या पता 1 घंटे में कर दे, जबकि वीक इंसान उस वर्क को करने में 4 घंटे लगा दे। तो तुम यहाँ पर देखो कि वर्क तो एक ही है दोनों के पास। जैसे अगर दोनों को बोला है कि तुम्हें ये जो बंडल ऑफ कॉपीज़ है, सपोज यहाँ पर 10,000 कॉपीज़ पड़ी है, अब तुम्हें इसको इस रूम से ले जाके और दूसरे रूम में जाके रखना है। तो तुम्हारे पास 10,000 कॉपीज़ है, तुम 5-5, 10-10 कॉपीज़ का एक बार सेट उठा के एट अ टाइम लेके जाओगे,
तो पूरा करने में ये वर्क तुम्हें पूरी कॉपीज को डिस्प्लेस करने में सपोजिटली 1 घंटा लग गया एक पावरफुल इंसान को। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ वीक पर्सन के अंदर इतनी पावर नहीं है और पावर नहीं है, तो व्हाट विल ही डू, उसे वही चीज करने में 4 घंटे लग जाएंगे। यानी कि रेट चेंज हुई है बट वर्क वाज सेम। सो इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड वी कैन इवन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पावर हियर। पावर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P से एंड इट इज वर्क डन upon time. It is W upon T. The unit of power is watt. W. We can also say that वर्क और टाइम की भी यूनिट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। वर्क इज जूल, टाइम इज सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड, इट इज जूल सेकेंड इनवर्स। तो ये पावर की यूनिट और ये यूनिट, द बोथ ऑफ देम आर वेरी सेम। तो या तो आप ये यूनिट यूज करो या फिर ये यूनिट। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर 1 वॉट और यू से 1 किलो वॉट ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू किलो है तो इट विल बी इक्वल टू 1000 वॉट। ऑल्सो 1 किलो वॉट विल बी इक्वल टू 1000 जूल सेकेंड इनवर्स, क्योंकि वॉट और जूल सेकेंड इनवर्स एक ही चीज है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सपोजिटली यू से वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो या तो हम वर्क की यूनिट यूज कर लेते हैं जूल, या फिर हम यहां से डिराइव करेंगे हो जाता है न्यूटन मीटर। तो या तो ये यूज करो या फिर ये यूज करो, बोथ ऑफ देम आर सेम। सिमिलरली पावर के लिए इफ यू कैन यूज दिस, यू कैन आल्सो यूज दिस, बोथ ऑफ देम विल बी सेम। तो 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू 1000 watt. Similarly 1 kilowatt will be equal to 1000 joule per second, and so you can say that 1 watt is equals to 1 joule per second. जूल सेकेंड इनवर्स भी लिखते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे वेलोसिटी का लिखते हो ना मीटर पर सेकेंड, तो यू कैन ऑल्सो राइट मीटर सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली एक्सेलरेशन को यू राइट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट मीटर सेकेंड टू द पावर 2 इनवर्स। तो वैसे ही यहाँ पर पावर का है। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। हम लोगों ने वर्क एनर्जी एंड पार्ट ऑफ पावर वी हैव डन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू solve the numericals in our next lecture.